नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, जब कहते हैं कि निजाम बदले जाते हैं तो फिर व्यवस्थाएं भी बदली जाती हैं। मुझे लगता है हरियाणा में पुरानी जो 10 साल से चली आ रही थी व्यवस्थाएं पॉलिटिक्स की, उनमें सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो जब तब करके इन व्यवस्थाओं के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अब उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकने की तैयारी हो चुकी है। आप अनिल विज जी की तरफ आपकी ध्यान चला गया होगा ये बात कहते ही, क्योंकि अनिल विज मौका नहीं देख चुकते कोई सरकार पे वार करने का। और अब हरियाणा में जब सत्ता परिवर्तन हुआ है और नायब जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा में नीचे ही नीचे एक गठबंधन और काम कर रहा है बीजेपी में ही। वो गठबंधन है मोहन लाल बडोली जी का और नायब सैनी जी का। तो इस गठबंधन ने अब ये फैसला ले लिया है कि अनिल विज जी को या तो इनके पर कतरे जाएं या इनको घर बैठाया जाए। क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन हरियाणा में बीजेपी में सियासत बहुत जोरों पे है। डॉक्टर साहब जी। क्या बना दिया गब्बर साहब का ये? गब्बर साहब, तब उनका नाम ही गब्बर है। छोटे मोटे कर्मचारी या जिनकी जहाँ निरीक्षण पर पहुंचते हैं तो उनसे कहते हैं मेरा नाम अनिल विज है। नाम का तो अब पता चलेगा। मोहनलाल बडोली ने नोटिस दे दिया। तो कितने गब्बर हैं, कितनी पौरुष शब्द का इस्तेमाल मैं और अर्थ में कर रहा हूँ। मर्दानगी की बात हमारे यहाँ होती है, उस साहस से उसका पर्याय है। कितना है वो अब पता चलेगा। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया ये कह सकते हैं। अब लोग बड़ी उम्मीद से टकटकी लगाए बैठ रहे हैं कि क्या निर्णय होगा, क्या कदम होगा अनिल विज का। क्या वो इस्तीफा दे देंगे या माफ़ी मांग लेंगे। तो मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ तो बहुत लोगों का ये मानना है कि वो माफ़ी मांग लें। और चारा भी क्या है? हाँ, और अगर नहीं चारा तो है, इस्तीफा आप अलग हटिए, भाजपा को तोड़िए और अपनी और संभावनाओं पर विचार कीजिए। क्या पता रही इसमें। ये तो आप लोगों के मन की बात कह रहे हो, ऐसा वो करेंगे नहीं। नहीं, मैं विकल्प के रूप में अगर उनके पास है, चूंकि वो कहते हैं मैं 7 बार का विधायक हूँ, विधायकी मेरे से कोई नहीं छीन सकता, मंत्री पद में मेरी कोई रुचि नहीं है। और मैं नहीं कहता, मेरी आत्मा बोलती है ना। तो ऐसे आदमी से अपेक्षा की जाती है कि जब इस तरह की स्थिति आए तो वो आत्मा के अनुरूप निर्णय ले। और चूंकि गब्बर की आत्मा एक बहादुर आदमी की आत्मा है तो जाहिर सी बात है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और बागी तो वो शुरू से रहे हैं। ऐसा भी 1-2 राउंड को टिकट नहीं दिया था भाजपा ने, तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। तो आज अनिल विज का समूचा व्यक्तित्व इस बात पे निर्धारित है कि वो बेंगलोर से लौटने के बाद क्या कदम उठाते हैं। हरियाणा के लोग ये मान के चलते यार हिम्मत उम्मत इनके बस की बात नहीं है, और भाजपा में माफी लिखना सामान्य सी बात है, ये परंपराएं रही इन लोगों की। लेकिन रुचि जरूर है, दिलचस्पी है ये जानने में कि क्या हश्र इसका होगा। अब आपने जैसे कहा ना कि मोहनलाल बडोली और नायब सिंह सैनी ना, ये दोनों कुछ नहीं है। डायरेक्टर इस फिल्म का कोई और है। तो दिल्ली बैठा हुआ जो निर्देशक है ना, उसके इशारों पर सारी चीजें चल रही निर्देशक हैं। पर देखिए, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था तो अनिल विज ने अपनी नाराजगी बिल्कुल साफ कर दी थी, और जायज भी है। साफ क्या, उन्होंने ये कहा था कि इस पाप का भागीदार मैं नहीं बन सकता। अब अनिल विज बहुत सीनियर लीडर है, बहुत पुराने टाइम का। और अगर आप उनके ऊपर ऐसे लोगों को बिठाओगे जो बिल्कुल नए नए आए हैं या जिनका कोई लंबा चौड़ा वजूद नहीं है, तो एक बेशक आप अनुशासन के दायरे में रहते इस तरह की बातें ना करें, और वो तो विज तोड़ देते हैं उसको, तो एक दुख तो होता ही है, जायज़ सी बात है। और जब से मोदी आए हैं, मोदी की जो भाजपा है उसमें ये परंपरा रही है कि जो भी बड़ा लीडर है, चाहे वो शिवराज चौहान हो, वसुंधरा हो या अपने अडवाणी जी हैं, हाँ, कोई भी हो, मुरली तो मनोहर जोशी, उनको उनकी औकात बताना, उनकी हैसियत बताना और उनको एक डरा के उनका रास्ता बदलवा देना, इस तरह की फितरत रही है। आप सोच के देखिए धर्मेंद्र जी, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होते या नितिन गडकरी होते तो क्या ये भय कायम होता? नहीं होता। ये खौफ नरेंद्र मोदी का है, और अब ऊपर तक ये सूचना गई है कि ये खौफ जो है कहीं ढीला पड़ने लगा है। कायम करो इसको। हाँ, कि उधर तो वो मेघालय मणिपुर वाला मामला हो गया, इधर से ये चीज़ें आने लगी हैं। तो अब ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होता है। फिल्मों में नहीं देखा आपने कि जब खौफ तो सबसे ज़्यादा तब बनेगा जब इनको बर्खास्त कर दो।
जब गैंग का जो लीडर है ना वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा, बगावत के शुरू हो जाते हैं, तो वो एकदम से कोई एक्शन ऐसा लेगा, किसी को भी गोली से उड़ा देगा, किसी एक को मार देगा, है ना। तो भय व्याप्त हो जाएगा सब लोगों में। तो हम पिछले 10 वर्षों से 11 सालों से जो फिल्म देख रहे हैं ना, ये बम्बैया फिल्म है और अजीब अजीब किस्म के डायरेक्टर हैं, इसके प्रोड्यूसर कहीं और है। तो अब अनिल विज की कोई राजनीतिक हैसियत उस तरह की है नहीं, और इनका हर्ष पार्टी ने ये सोच लिया है कि जो रामविलास शर्मा का पटकथा लिखी जा चुकी है, हाँ, तो उसी रास्ते पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि बागी पसंद नहीं है। असंतोष का स्वर जहां उभरेगा उसको दबा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की भाजपा में भविष्य में क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। अटल जी के समय में सामान्य चीजें थी। आप ही देखिए कि नरेंद्र मोदी जब अपने मंत्रियों की बैठक लेते हैं तो एक कुर्सी उनकी अलग पड़ती, चलो मान लिया ठीक है सिंहासन उनका है, लेकिन मैंने हर्षवर्धन को देखा तो स्वास्थ्य मंत्री उनके सामने खड़े इस तरीके से, जबकि है ना, जबकि हर्षवर्धन जी हाँ बहुत मतलब बढ़िया आदमी है, वो डेड ऑनेस्ट आदमी है जी। वो तो जैसे ही वो मंत्री पद से हटे वो अपना क्लिनिक देखने लग जाते हैं। तो बढ़िया और डेड ऑनेस्ट होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें उसके लिए मायने रखती हैं जो खुद में अच्छे हों इस तरह के। अगर किसी में कोई गुण है नहीं तो दूसरे के गुणों की क्या अप्रिशिएट करेगा उस चीज़ों को। आज वही मैं कह रहा हूँ कि जिस माला में जो गले में डाली जाती है उसमें जगत प्रसाद नड्डा की हिम्मत नहीं है घुस जाए, और जब अमित शाह साहब चल रहे होते तो उनकी कोशिश यही रहती है, क्योंकि उनको पता है क्या रखना, तो वो इस तरीके से करके ना किसी को आगे नहीं आने देते। इसमें लेटर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाँ परामर्श, मतलब उनके सहमति ली गई है इनको नोटिस देने से पहले। तो मुझे ये लग रहा है कि अनिल विज भी एक पटकथा लिख रहे हैं शायद, और उस पटकथा का यही बड़ा हिस्सा था कि उन्होंने एक तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को गद्दार बता दिया कि जिन लोगों ने उनको चुनाव हराने की कोशिश की वो मुख्यमंत्री के टोली में शामिल थे, बहुत बड़ा आरोप था। नंबर 2 ये था कि उन्होंने कहा कि भाई उड़न खटोले में उठते रहते हैं, अगर जमीन पर उतरे तो शायद, और जब तक क्लीन चिट ना मिल जाए तब तक बडोली को इस्तीफा देना चाहिए। और बडोली का इस्तीफा, बात सही थी। बडोली को तो बेचारे को सांस ही अभी आई है। उन्होंने उसकी वजह भी बताई कि जब लाल कृष्ण आडवाणी इस्तीफा दे सकते हैं जैन हवाला डायरी में नाम आने पे, तो अनिल विज क्यों नहीं देंगे। तो यहाँ उन्होंने ये दिखाया कि पार्टी अपने मूल्यों से विचारधारा से हट रही है, उसकी कार्यशैली में बदलाव आ रहा है, तो आडवाणी वाला उदाहरण दे दिया। नंबर 2 नायब सिंह सैनी की सत्ता को चुनौती दे दी, और मतलब इस तरह का माहौल उन्होंने बना दिया है कि वो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता इन चीज़ों से खुश होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हो गए, वो सत्ता के साथ ही चलते हैं। अगर अनिल विज हटा दिए गए आज, तो जिस अड्डे पे वो चाय पीते हैं ना बैठ के, 2 आदमी भी नहीं मिलेंगे, और गाने भी सुनाते हैं जो भजन किस्म के गाने, और इस तरीके से गर्दन हिलाती, इस सब सारी बदल जाएंगी सारी चीज़ें। तो नायब सिंह सैनी का अपमान का मतलब है मनोहर लाल खट्टर का अपमान। नायब सिंह तो मोहरा है छोटे से, वो जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं ना ऊर्जा मंत्री, सारी ऊर्जा उनके पास है, पावर हाउस वहाँ से निकलता है, और वही पूरा खेल यहाँ पे कर रहे हैं। तो राजनीति का जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में आपको कोई फर्क नजर आता है? अब कांग्रेस का भाजपा करण हो चुका है, भाजपा वाले या भाजपा का कांग्रेस बड़े उपहास करते हैं। भाजपा वाले कहेंगे कि हुड्डा ने शैलजा को मिटा दिया, हुड्डा ने रणदीप को मिटा दिया, हुड्डा ने किरण साफ कर दी। कोई ये नहीं कहता मनोहर लाल ने अभिमन्यु मार दिया, मनोहर लाल ने रामविलास खत्म कर दिया, मनोहर लाल ने अनिल विज खत्म कर दिया, पता नहीं कितने लोगों ने कविता जैन खत्म कर दिया, पता नहीं क्या-क्या खत्म। तो ये पावर कल्चर है, ये हर पार्टी में ऐसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो दौर है वो थोड़ा सा उदार नहीं है, लोकतांत्रिक में मूल्यों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, तो एक फियर का आलम है। और धीरे धीरे जो इनके अनुशासन की पोल पट्टी तो खुल जाती, जैसे मैंने कहा अगर कोई और चेहरा होता प्रधानमंत्री, और जैसे जैसे सत्ता में इनका कार्यकाल बढ़ता चला जाएगा आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। ये खौफ का माहौल ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। जोशी जी, आडवाणी जी और अटल जी खून का घूंट पी के बेचारे चुप हुए थे, कितना उनका अपमान। तो ये घूंट तो अनिल विज जी को पीना पड़ेगा जी, अब तो लग रहा है सर। हाँ, तो अब कल तक शायद फैसला हो जाएगा, 3 दिन का समय है, नोटिस पे जवाब देना है। तो यही अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। नोटिस कारण बताओ, नोटिस का मतलब ये होता है कि क्यों ना आपको अनुशासन की कार्रवाई करते हुए, कार्रवाई बिल्कुल साफ है, ऐसे में क्या होगा, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।
ये उनको बता दिया। वो भाषा, खत की जो भाषा, वो कुछ थोड़ी सी सौम्य रखनी पड़ती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश। नहीं, एक मंत्री को, सीटिंग मंत्री को नोटिस देना ही अपने आप में मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यही है कि या तो मेरे घर से चला जाए या नहीं। तो धक्के लग अनिल जाएं। विज ने तो पार्टी संगठन की, पार्टी की नीतियों की, पार्टी की कार्यशैली की और मुख्यमंत्री की सबको एक्सपोज कर दिया था। और 100 दिनों के मौके पे उनकी ये चीज़ आई थी। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां बखान रही, दूसरी तरफ उनके कैबिनेट का मेंबर जो सामूहिक दायित्व के तहत उत्तरदायित्व होता है कैबिनेट का, उन्हीं के फैसलों पर सवाल उठा रहा है और कह रहा कुछ नहीं हो रहा। और मुख्यमंत्री को आम लोगों की तकलीफ से, दुख से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उड़न खटोले से नहीं उतर रहे। तो इतने गंभीर आरोप लगने के बाद मेरी समझ ये है कि माफ़ी भी शायद उनको ना दी जाए। हालांकि दोनों में अगर तुलना की जाए सर, जी। देखिए नायब सैनी जी को भी 100 ही दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, उनके व्यवहार की हर कोई तारीफ करता है। लेकिन अनिल विज जी की प्रॉब्लम यह है कि वो जिस डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, आप 10 साल में जो डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, हेल्थ उनके पास था, मतलब कोई रत्ती भर भी काम आपको रिकॉग्नाइजेशन वाला नहीं दिखेगा आप उनका। वो सिंबॉलिक काम करते हैं। किसी टंकी पे चढ़ गए, अब उनके जा रहे हैं, उनके पास में आपके जो बस स्टैंड है उनको मुआयना कर रहे हैं, और उससे मैसेज क्या जा रहा है कि जब वो जाके देखते हैं 10 साल वाले गुड़गांव के बस स्टैंड की उन्होंने स्थिति बताई, तो वो अपनी ही सरकार पर आक्षेप करते हैं। अभी 10 साल तो आपकी तो सरकार थी। तो अनिल विज तो अगर ये अनुशासनहीनता है तो वो तो शुरू से करते आ रहे हैं लगातार, और अब वो मटका जो है वो घड़ा भर चुका है। और एक सबक सिखाना भविष्य में नेताओं के लिए कि चुपचाप रहना है, ठीक है, कोई बगावत करने की उम्मीद भी मत रखना। तो अनिल विज तो उनको एक मिल गए इस रूप में कि उन पर ये एक्शन करके, इस तरीके का कड़ा कार्रवाई करके पूरी पार्टी को प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर भी ये मैसेज दिया जाएगा कि इसी माहौल में रहना है, और कोई भी अगर पार्टी लाइन से इतर कुछ भी सोचेगा तो उसका हर्ष वही होगा जो अनिल विज का हो। हालांकि अनिल विज की एक विशेषता है सर, कि जब सारे मंत्री हार जाते हैं, इनके पहले टर्म में भी हारे, दूसरे में, ये नहीं हारते बंदे। उनकी अपनी जो क्वालिटी भी है, विधानसभा क्षेत्र है वहाँ वो लोकप्रिय है, लोगों से मिलना जुलना सारा, और लंबे टाइम तक वो अपोजिशन में रहे तो उनसे कोई अपेक्षाएं भी नहीं थी। अब जब सत्ता में आए हैं तो उन्होंने एक तरफ से हाथ खड़े किए हुए हैं। भाई आप ये देखिए, अनिल विज ये कह रहे हैं कि बाकी हरियाणा से मुझे कुछ लेना देना नहीं, और मुझे खुला दरबार, जनता दरबार, हाँ मैं सब बंद कर दूंगा। तो आज भी वो इस मैसेज से अपने ही लोगों की बात कर रहे थे कि अगर भविष्य में कभी 8वां चुनाव लड़ना पड़ जाए और जीतने की हो, तो वो भूमिका उन्होंने बना ली थी सारी की सारी। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो नासमझ आदमी है, उनको सारी चीज़ों का पता है। बस सिर्फ देखना यही है कि वो अब सत्ता को चुनौती देंगे अपने नेतृत्व को या सरेंडर कर देंगे। लेकिन इससे एक मैसेज तो क्लियर हो गया सर, चाहे अनिल विज हो चाहे कोई भी हो, वो भाजपा में अब चू नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, सीधी बात ये है। और अनिल विज को इस काम के लिए इसलिए चुना गया है कि फिर अगर सबसे बड़े उसको क्लास में जो बदमाशी करता है उसकी अगर टीचर गर्दन दबोच लेता है, तो छोटी मोटी बदमाशी करने वाले वैसे ही रह जाते हैं। बाकी तो सब आज्ञाकारी शिष्य हैं। हाँ, किसी क्या हिम्मत है, क्या मजाल है, चाहे वो उनके कैबिनेट का सहयोगी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी को औकात नहीं है। और जैसे आप देखें ना, बडोली जी को क्लियर चिट मिली वहां से, सांस ही उनको अब आया, नहीं तो बेचारे वो खुद ही जूझ रहे थे, शांत थे वो। और अब उनको भी थोड़ा सा मौका मिल गया दिखाने का कि भाई मैं भी हूँ। हालांकि भाजपा में पहले ऐसे व्यक्ति थे अनिल विज, जिन्होंने ये कहा था कि बड़ोली इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो चरित्रवान पार्टी में किसी ने ये नहीं कहा था कि ये क्या चल रहा है सब। तो अनिल विज अपने आप को पुराने दौर की भाजपा का प्रतिनिधि मान के चल रहे हैं ना, जहाँ विचारों की कीमत थी, कार्य संस्कृति अलग थी, थोड़ा सा लोकतंत्र इस चक्कर में उनका अडवाणी वाला जी बड़ा हल ना हो जाए। वो तो होना ही है, वो तो होना है, वो तो तय है। और अगर वो आप मान लिया माफी मांग कर रह भी गए कहीं, तो हो सकता है टेम्परेरी तौर से मान। और ये लोग जो ताली बजाते हैं ना जी, हाँ, जब सत्ता नहीं रहती, ये कहीं नहीं दिखता जी, एक भी नहीं आता कोई इन पास में। बिल्कुल, वो खाली चाय की दुकान पे अकेले बैठे मिलेंगे। हाँ हाँ, तो हमें तो याद है जब इंदिरा गांधी सत्ता से हटी थी 77 में, तो लोग कहते हैं मक्खी नहीं जाती थी, जाती अकेली बैठी रहती थी, समय होता था। ऐसी चौधरी बंसीलाल का था, वो एक बिल्कुल उसमें चले गए थे, एक बार उपेक्षा हो रही थी उनकी बहुत ज़्यादा, जैसे ही वो रेल मंत्री बने बोले कि इतनी भीड़ हो गई कि संभालनी मुश्किल हो गई। तो सत्ता के साथ तो, सत्ता तो वो मिठाई है ना जिसके इर्द गिर्द
गुड़ पे रहेंगी, मक्खियाँ आती हैं। गुड़ पे मक्खियाँ आएंगी, और नहीं है तो फिर क्या लेना देना। अनिल जी को मतलब ये अपना राम राम लेके ये टाइम काट लेना देखो, चाहिए। नेता ज्यादा हीरो बनने में कुछ रखा नेता नहीं है। भूतपूर्व होते ही भूत बन जाता है। उस भूत से कार्यकर्ता बहुत डरते हैं। क्यों? कि कोई देख न ले कि मैं वहां गया था, उस कोठी पे नजर भी आया था, क्योंकि बाकी जो महाभूत हैं वो फिर उसका इलाज कर देंगे। तो भूत नगरी में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। तो गब्बर साहब को ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। नहीं, कोई भी नहीं रख रहा, लेकिन लोग तो वो सिंगार देते हैं ना किसी को भी। हाँ, लोग तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी में ये तमाशा बढ़ जाए। और अगर उन्होंने माफी भी मांग ली तो फिर हरियाणा का स्टाइल आपको पता है, वो कहते हैं दत्त तेरेगी। ये भी ऐसा ही निकला भाई। दोस्तों, अनिल विज जी को क्या करना चाहिए, आप कमेंट करके उनको सलाह दे सकते हैं, और आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे ज़रूर बताइए। बाकी दो ही रास्ते हैं, या तो छोड़िए या माफ़ी मांगिए, तीसरा तो कोई कारण बनता नहीं है। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स अगर आपने पहली बार देखा है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते रहेंगे शाम 7 बजे। हमारी पॉलिटिक्स की गपशप फिर से ये शुरू हो चुकी है, और 100 दिन तक सरकार के कामकाज के दिन थे तो हम सरकार को देख रहे थे, और लेकिन अब पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं उन पे राष्ट्रीय स्तर पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रादेशिक स्तर पे भी हम हमेशा आपके साथ मौजूद हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।